students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Horticulture Lecture 22 Bioregulators or PGR. In this lecture, I will cover what is PGR, phytohormones, hormones, etc. and different hormones like auxin, gibberellin, cytokinins, abscisic acid, ethylene, growth retardants, growth inhibitors, etc. and their role or importance. Let's start this topic. पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको अपने कह देते हैं पादप वृद्धि नियामक, और बायो रेगुलेटर मतलब जैव नियामक। सेम ही टर्म है, कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, जैव नियामक जो जैविक क्रियाओं को नियमित करते हैं, जब उनको संचालित करने का काम करते हैं। ठीक है, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब पौधों के अंदर जो उनकी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना। ठीक है, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करना। द क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन प्लांट बॉडी सच एज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम and root, the number of leaves etc. is referred to as plant growth, whereas the qualitative changes such as germination of seeds, formation of leaves, flowers and fruits, falling of leaves and fruits is referred as development. जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जहाँ कह लो कि क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज होते हैं पौधे की शरीर के अंदर, मतलब पौधे के अंदर वृद्धि होना किसी चीज के अंदर, उसका कह लो कि कुछ चीजों में उनमें कह लो कि जैसे कि लंबाई बढ़ गई तो पौधे में वृद्धि हुई, जैसे तने की लंबाई बढ़ी, जहाँ जड़ों की लंबाई बढ़ी, जहाँ उसके अंदर जो नंबर ऑफ लीव्स हैं, पत्तियों की जो संख्या है वो बढ़ गई, वो उसके क्वांटिटेटिव चेंजेस कहलाते हैं, जो कि उसकी वृद्धि को कहते हैं, कि जिसको अपने वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब गुणात्मक कह लो, जैसे गुणों के अंदर चेंज होना, जैसे जर्मिनेशन होना बीज का। ठीक है, अपने इसको ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि हुई है, पर ये एक तरीके का क्वालिटेटिव चेंजेस होता है कि उसमें जर्मिनेशन हुआ। और इसके अलावा पत्तियों का बनना, फूलों का बनना, फलों का बनना, जो मैच्योर पत्तियां हो गई हैं, पत्तियां मैच्योर हो गई उसके बाद उनका गिरना, या फिर ये सारे के सारे फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। रेफर एट डेवलपमेंट, उसका विकास होना, वृद्धि और विकास, मतलब वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जा रहा है पौधा, उसके अंदर जो लगी हुई चीज थी वो नेक्स्ट लेवल के अंदर गई। ठीक है, डेवलपमेंट। The two sets of internal factors with nutrition and hormones control the growth and development of the plant. जो दो इंटरनल फैक्टर होते हैं, दो सेट पाए जाते हैं पौधों के अंदर, एक तो न्यूट्रिशन कह सकते हो, पोषण, दूसरा होता है हार्मोन पौधे के अंदर, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को, पौधे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, the raw material required for growth is supplied by nutritional factors which include the minerals, organic substances, the protein, carbohydrate etc. जो रॉ मटेरियल होता है वृद्धि के लिए चाहिए होता है। ठीक है, पौधे क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव, उसकी क्वांटिटी में वृद्धि होती है, जिसको अपने ग्रोथ कहा था, उस ग्रोथ के लिए उसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। मतलब उसमें वृद्धि होगी तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, कि वो बड़ा हो रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ चाहिए खाने के लिए, तो वो उसको, जैसे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये एक रॉ मटेरियल है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को दिए जाते हैं, जो उसकी ग्रोथ में ग्रोथ को बढ़ाते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, विच इन माइन्यूट अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज और मॉडिफाइड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स। इन जो अभी अपने रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशनल फैक्टर, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन जो भी जिनसे अपने को पोषण मिलता है, उनको कंट्रोल करने का काम, कि कितनी मात्रा में इनको लेना है और कैसे इनसे विकास होगा। ठीक है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन एक केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब
जो न्यूट्रेंट्स थे वो तो रॉ मटेरियल थे, अब उनको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन होते हैं, कहने का मतलब जिनको केमिकल मैसेंजर बोल देते हैं, ठीक है, जिन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोल देते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह देते हैं, जिनकी थोड़ी सी मात्रा पौधे की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, शारीरिक उनकी क्रियाएं होती हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या उनको कह लो कि रूपांतरित कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा, जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, इनकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा, जबकि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और ये वृद्धि करते हैं, और डेवलपमेंट में केमिकल मैसेंजर उन सबको नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जिनकी थोड़ी सी मात्रा पौधे के अंदर जो शारीरिक प्रोसेस, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करती है। फिर अब फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? वैसे तो फाइटो हार्मोन्स में एक सीधी सीधी भाषा में कहूँ, जो पौधे के अंदर हार्मोन जहाँ उनके अंदर डेवलप होते हैं, वो फाइटो हार्मोन्स, पहले फाइटो हार्मोन्स कहे जाते थे उनको, मतलब फाइटो हार्मोन्स ही नाम मिला था उनको। दीज आर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट विच इन लो कंसंट्रेशन रेगुलेट द प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये जो हार्मोन है वो पौधे के अंदर कह लो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं, पौधे के अंदर निर्मित होते हैं, और जिनकी थोड़ी सी सांद्रता पौधे की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करती हैं। These usually move within the plant from a site of production to a site of action. इनकी जो क्या कहते हैं कि ये स्थानांतरित होते हैं, जहां से ये बनते हैं उस जगह से जहां पे इनको काम करना होता है उस जगह तक, ठीक है, एक जगह पे बनने के बाद ये दूसरी जगह पे काम करने के लिए पहुंच जाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। फिर है प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? It is an organic compound synthesized in one part of plant and translocated to another part, wherein very low concentration causes a physiological response. वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, अभी अपने फाइटो हार्मोन्स पढ़ा था, ये ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं, सेम ही टर्म्स हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, बस उनको नाम अलग दे दिया तो उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी, ठीक है, सेम चीज़ है, बिल्कुल अलग से नहीं है। आप एक भी लिख दोगे तो इनमें से कोई भी तो ये गलत नहीं होगी। ये भी एक कार्बनिक कह लो कि कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जो पौधे के एक भाग के अंदर निर्मित होते हैं या सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पर स्थानांतरित होकर जहाँ पे वो बहुत ही कम सांद्रता के अंदर पौधे के जो फिजियोलॉजिकल शारीरिक रिस्पॉन्स होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं, जहाँ उनको पैदा करते हैं, कहते हैं कि कारण होते हैं, उनके कारण बनते हैं ये, ठीक है। द प्लांट हार्मोन्स आर आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर्स। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाइड किया गया है कि जो वृद्धि करने का काम करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, उत्तेजना दिलाने का काम करते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकिनिन्स है, और कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं जो रोकने का काम करते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, ठीक है, एंड अदर फाइटोथेटिकल ग्रोथ सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोरिजीन, डेथ हार्मोन्स एक्सेट्रा। द नेचुरली अकरिंग एंडोजिनस ग्रोथ सब्सटेंसेस आर कॉमनली नोन एज प्लांट हार्मोन, while the synthetic ones are called growth regulators। जो नेचुरली पौधे के अंदर इन अंदरले भागों के अंदर अंदर ही बनते हैं वो जनरली प्लांट हार्मोन कहलाते हैं, मतलब उनको पौध हार्मोन कहा जाता है। और जबकि जो सिंथेटिक होते हैं जिनको मतलब लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, जैसे आपको मार्केट में जिब्रेलिन्स मिल जाएगा, ऑक्सिन, आईबीए मिल जाएगा, तो वो सारे के सारे ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं, ठीक है, पौधे के अंदर वाले प्लांट हार्मोन, और जो बाहर बनाए जाते हैं सिंथेटिकली वो ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। फिर है अपने जा रहे हैं कि कौन कौन से इसमें जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन इज ए ग्रीक वर्ड ड्राइव फ्रॉम ऑक्सिन विच मीन्स टू इंक्रीज। जो ऑक्सिन है वो अपने आप में एक कह लो कि ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब ये कह लो कि इंक्रीज होता है, टू इंक्रीज होता है, बढ़ाना होता है, किसी चीज को मात्रा में बढ़ाना। इट इज एन जेनेरिक टर्म for chemicals that typically stimulate cell elongation by loosening cell wall
बट ऑक्सिन आल्सो इन्फ्लुएंस ए वाइड रेंज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सेज। जो जेनेरिक टर्म्स केमिकल्स की है, यानी कि ये टर्म है, वो टिपिकली उसका मतलब है सेल को इनलोंगेशन को उत्तेजित करना, मतलब जो सेल बढ़ती है, लंबाई लेती है, उसको उत्तेजित करना बाय सेल लूजनिंग सेल वॉल, जो उसकी कोशिका की ऊपर वाली झिल्ली जहाँ वाल है, दीवार है, उसको ढीला करके उसको लंबा करना, कोशिका को, कोशिका की लंबाई को उत्तेजित करना, ये ऑक्सिन का काम है। और इसके अलावा बहुत से जो ये कह लो कि प्रभाव हैं, जैसे ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सेज हैं, उनको प्रभावित करता है ऑक्सिन। ठीक है। द केमिकल्स आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइजेशन वाज डन बाय कोजी एट ऑल 1934। जो केमिकल आइसोलेट किया गया, पृथक किया गया, और उसके जो गुण धर्म है उनका जो वर्णन किया गया, वो कोजी एट आल ने 1934 के अंदर इसको किया। Auxin are the first identified hormones of which IAA seems to be the major natural occurring endogenous auxin in the plant and crops। जो इसका सबसे पहला कह लो कि आइडेंटिफाइड हार्मोन था पौधों के अंदर, वो IAA था, ऑक्सिन। ऑक्सिन का IAA इंडोल एसिटिक एसिड था। ठीक है। जो कि पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से अंदर ही फसलों के और पौधों के अंदर पाया जाता है, जहाँ अकर होता है, पैदा होता है। बिसाइड्स IAA, plants contain 3 other compounds which are structurally similar like IA, like 4-chloroindole acetic acid CIAA भी है। इसके अलावा फिनाइल लैक्टिक एसिड PAA, इसके अलावा इंडोल ब्यूटारिक एसिड। जो बिल्कुल स्ट्रक्चर जिसकी IA इंडोल एसिटिक एसिड जैसी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के कुछ और भी पौधों के अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, PAA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये भी सारे के सारे ऑक्सिन हैं, पौधों के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर है साइट ऑफ ऑक्सिन सिंथेसिस। साइट मतलब कहाँ पे इसका सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे ये बनता है पौधे के अंदर। ऑक्सिन आर सिंथेसाइज्ड इन स्टेम टिप and in young tissues and move mainly downstem basipetal movement, that is from shoot tip to root। ऑक्सिन का जो सिंथेसाइज्ड है, जब बनता है, वो हमेशा स्टेम की टिप जो रहती है, बिल्कुल सिरा रहता है स्टेम का, तने का, शाखा का, या फिर जो जंग टिश्यू होते हैं, नई कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर, और हमेशा ये मूव करता है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। इसको बेसिपेटल मूवमेंट कह देते हैं, मतलब बेस की तरफ मूवमेंट होना। दैट इज फ्रॉम शूट टिप टू रूट। शूट टिप से जड़ की तरफ, मतलब जो ऊपर वाली शाखा है, प्रो है, उसकी सिरे से जड़ की तरफ इसका मूवमेंट होता है। जैसे अपने पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसमें अपने कहते हैं ना कि पौधा एक तरफ सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे सूरजमुखी मान लो। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट किस प्रकार से होती है, पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो पहला दिखाई दे रहा है, ये एक शूट है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब सनलाइट इसके बिल्कुल सर के ऊपर है, मान लो कि बिल्कुल सीधी लाइट पड़ती है, तो जो ऑक्सिन है वो पूरी शाखा में समान रूप से वितरित रहते हैं। IAA के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो समान रूप से वितरित होते हैं। और जैसे ही सूरज एक साइड चला जाता है, तो जो IAA के मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ ऑक्सिन है, वो दूसरी तरफ, जिस साइड सूरज है उसकी विपरीत दिशा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उस जगह पे ऑक्सिन ज्यादा होने के कारण वहां पे इल्लोंगेशन की प्रोसेस होती है, और पौधा उस साइड से मुड़ जाता है, ज्यादा ग्रोथ कर लेता है, और दूसरी साइड से ग्रोथ नहीं करता, इसलिए वो सूरज की तरफ झुक जाता है या मुड़ जाता है। रोल ऑफ ऑक्सिन। रोल ऑफ ऑक्सिन मतलब उसका जो ऑक्सिन है उसका रोल क्या होता है पौधे के अंदर, वो किस प्रकार काम करता है, जहाँ क्या क्या काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो। तो फर्स्ट है सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन करना, और उसके बाद उनको कोशिका को एनलार्ज करना, कोशिका को बढ़ाना, ये काम होता है ऑक्सिन का। IA प्लस GA3, मतलब IAA अकेला नहीं, उसके साथ में जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड दोनों मिलकर काम करते हैं। ये एग्जांपल है जैसे कैम्बियल ग्रोथ इन डायामीटर। कैम्बियल ग्रोथ, कैम्बियल टिश्यू समझते होगे,
जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, मतलब अंदर वाली जो लकड़ी और ऊपर वाली छाल के बीच में पाए जाते हैं, वो कैम्बियल ग्रोथ होती है, बीच में जो एक लेयर उनको डिवाइड करती है। वहाँ पे जब कोई पौधा सेकेंडरी ग्रोथ करता है, तना सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मोटा होता है कहने का मतलब, तब ये जो कैम्बियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, मतलब इम्पोर्टेंट होती है उस समय ये। तो टिश्यू कल्चर नेक्स्ट है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर मतलब उत्तक संवर्धन के अंदर अब शूट मल्टीप्लिकेशन करना है, रूट मल्टीप्लिकेशन करना है, या कैलस की ग्रोथ करनी है, ठीक है। टिश्यू कल्चर के अंदर जैसे शूट मल्टीप्लिकेशन करना है तो IBA एंड BAP एक साइटोकिनिन्स है, दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है शूट एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर। टिश्यू कल्चर समझते होंगे, उत्तक संवर्धन, जहाँ पे एक रूटीन जो मीडिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर पौधों को ग्रो किया जाता है, पौधे के एक एक्स प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो वहाँ पहले कैलस का निर्माण होता है। कैलस के ग्रोथ के लिए तो पहले 2,4-D यूज करते हैं जो एक ऑक्सीन है। फिर उसके बाद शूट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मतलब ऊपर वाले एरियल भाग बनाए जाते हैं पौधे के, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसके लिए एक तो ऑक्सीन और साइटोकिनिन दोनों को यूज किया जाता है। फिर रूट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 से 2 मिलीग्राम IAA और IBA इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड को यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरा यूज है या रोल है ब्रेकिंग डोरमेंसी एंड एपिकल डोमिनेंस, जहाँ इनहिबिशन ऑफ लैटरल बर्ड्स, जो डोरमेंसी को तोड़ना हो, सुषुप्त अवस्था जो पौधे की जब बीज की रहती है उसको तोड़ने के लिए भी, या फिर जो एपिकल डोमिनेंस होता है वो ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण होता है, मतलब पौधा सीधा बढ़ता जाता है जब तक कि उस ऊपर वाले उस एपिकल डोमिनेंस को खत्म नहीं किया जाता, यानी कि ऊपर से पौधा तोड़ा नहीं जाता। जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्यादातर जो ऑक्सीजन का सिंथेसाइज्ड होता है वो पौधे के जो टिप रहते हैं, शूट टिप रहते हैं, वहां पे होता है। एक सिंगल स्टेम जो प्लांट रहता है वो सीधा ग्रोथ करता रहता है, उसमें लैटरल्स नहीं बनते, ठीक है। सीधा ग्रोथ करना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। और इसको जो साइड वाली कलियां होती हैं, ठीक है, उनको ये इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस में, ठीक है। अगर आपने को चाहते हैं कि पौधा झाड़ी जैसा बन जाए तो ऊपर से अपने इसको एपिकल डोमिनेंस को, जो पौधा ऊपर वाला शीर्ष होता है उसको तोड़ देते हैं, जिससे जो लेटरल शाखाएं होती हैं या कलियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो मतलब फैलना स्टार्ट हो जाता है पौधा। और अगर आपने इसको नहीं हटाते तो पौधा एक सीधा पौधा बढ़, मतलब एक लंबा पौधे के अंदर वो बढ़ता जाता है, कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है पौधा। तीसरा है शॉर्टनिंग इंटरनोड्स। शॉर्टनिंग इंटरनोड्स कुछ पौधों के अंदर ये एक तरीके का रिटार्डेंट की तरह काम भी करता है, मतलब रोकने का काम भी करता है। जैसे एप्पल ट्रीज के अंदर नैप्थलिक एसिटिक एसिड ड्वार्फ फ्रूटिंग ब्रांचेस, एप्पल के अंदर ये क्या करता है, अगर NaA का छिड़काव किया जाता है तो पौधे की जो फ्रूटिंग शाखाएं होती हैं, जो फ्रूटी जहाँ पे फल वाली शाखाएं होती हैं वो बौनी हो जाती हैं, जहाँ उनकी कह लो कि इंटरनोडल लेंथ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इंटरनोडल, दो नोड के बीच की लंबाई कम हो जाती है, जिससे पौधा जो शाखाएं होती हैं वो ड्वार्फ हो जाती हैं, बौनी हो जाती हैं। पांचवा जो इसका रोल है रूटिंग ऑफ कटिंग्स, जो कलमें होती हैं उनके अंदर जड़ पैदा करना। 10 to 1000 ppm NaA IAA फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, ये काम करते हैं जड़ निकालने का, मतलब जो कलम अपने तैयार करते हैं, हार्डवुड हो, सॉफ्टवुड हो, सेमी हार्डवुड हो, उनके अंदर जड़ पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है प्रिवेंट एब्सेशन। प्रिवेंट एब्सेशन, जो एब्सेशन है उसको रोकना, बुढ़ापे को रोकना। प्रीमैच्योर लीफ फ्रूट एंड फ्लावर फॉल, ठीक है। प्रीमैच्योर मतलब कच्ची जो अभी पकी हुई पकी हुए पत्ते तो अपने आप ही जड़ जाते हैं, फल भी टूट जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि अभी मैच्योर ही नहीं हुए फल पत्तियां और वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको रोकने का काम NaA IAA 2,4-D करते हैं, मतलब एब्सेसिक जो एसिड बनता है उसको रोकने का काम करता है ये, ठीक है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेसनेस कह लो, बिना निषेचन के फलों का विकास होना, जैसे ग्रेप्स के अंदर बीज नहीं होते, बनाना केले के अंदर है, या फिर ऑरेंज नारंगी है उसके अंदर IAA का अगर छिड़काव करते हैं तो फ्रूट पार्थेनोकार्पिक डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोवर इनिशिएशन। फ्लोवर इनिशिएशन मतलब फूल का निकलना। पाइनएप्पल यूनिफॉर्म फ्लोवरिंग एंड फ्रूट राइपनिंग NaA एंड डिले
फ्लोवरिंग टू 4D, मतलब पाइनएप्पल के अंदर एक जैसी फ्लोवरिंग पैदा करने के लिए, मतलब पाइनएप्पल एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है कि अगर अगर अपने चाहें कि ऑक्सीजन के फ्लो को नियंत्रित करके उसमें फ्लोवरिंग पैदा की जाती है। तो पाइनएप्पल के पौधे के अंदर अगर फ्लोवरिंग नहीं आ रही तो उसको उल्टा लिटा दिया जाता है, मतलब एक कह लो कि जैसे गमले के अंदर लगा हो तो उसको अगर उल्टा कर दिया जाए, उल्टे से मतलब कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि नीचे सर कर दो, हाँ उसको अगर लिटा दिया जाए पौधे को, गमले को कुछ दिन के लिए, तो उसमें फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो मेन शीर्ष से हटकर उस जगह पे आ जाता है जो सेंटर में होती है। ठीक है, वहां पे फिर फ्लावर कली, जो फूल वाली कली होती है, उसका विकास हो जाता है। वैसे अगर अपने चाहें कि एक जैसी फ्लोवरिंग पैदा करना चाहते हैं तो इसका अपने ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कर सकते हैं, नेप्थलिक एसिटिक एसिड का। इसके अलावा अगर फ्लोवरिंग को डिले करना है कुछ समय के लिए तो अपने 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं कई पौधों के अंदर। इसके अलावा वीड एरेडिकेशन, वीड एरेडिकेशन होता है खरपतवार उन्मूलन, कह लो खरपतवार को नष्ट करना, जैसे अपने 2,4-D यूज करते हैं चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं उनके नियंत्रण के लिए, तो 2,4-D यूज होता है, वो भी एक ऑक्सीन है। फिर है जिब्रेलिन्स, नेक्स्ट जो ग्रोथ रेगुलेटर है जिब्रेलिन्स, इट इज द एक्टिव प्रिंसिपल आइसोलेटेड फ्रॉम द सोयल बोर्न फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरई। जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, जहाँ कह लो कि ये इसका जो घटक है उसको एक मिट्टी से जो जनित कवक है उससे अलग किया गया, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम था। द कंसंट्रेशन ऑफ GA3 इज यूजली हाईएस्ट इन इमेच्योर सीड्स reaching up to 18 milligram per kg fresh weight in Phaseolus species, but it decrease rapidly as the seed mature। जो कंसंट्रेशन है जिब्रेलिक एसिड की वो सबसे ज़्यादा जो कच्चे बीज होते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, और लगभग लगभग जो फैसुलस स्पीसीज है, फैसुलस बिलगेर या ऐसी कोई स्पीसीज है राजमा की जैसे, तो उसमें लगभग 18 मिलीग्राम पर किलो तक ये पाया जाता है, उसके ताजे वजन के हिसाब से उसमें पाया जाता है। और जैसे ही बीज मैच्योर होते हैं, पकते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उस टाइम ये बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाता है, जहाँ कह लो कि कम हो जाती है इसकी कंसंट्रेशन। कच्चे बीजों में पाया जाता है जिब्रेलिक एसिड और पक्के बीजों में कम पाया जाता है। In general, roots contain higher amount of GA3 than shoots। अगर सामान्य सी बात करें तो जड़ें ज़्यादा मात्रा में जिब्रेलिक एसिड रखती हैं, मतलब उनमें ज़्यादा मात्रा में जिब्रेलिक एसिड होता है शाखाओं की तुलना में। जैसे ऑक्सीजन शाखाओं में निर्मित होता है, वेसिपिटल मूवमेंट होता है, जड़ों तक जाता है। वैसे ही जो जिब्रेलिक एसिड है वो जड़ों में ज़्यादा होता है या कच्चे बीजों के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, Gibberellins have also been found effective in overcoming both kinds of dormancy in birds as well as seed। जो जिब्रेलिन्स है दोनों काम, दोनों प्रकार की जो सुसुप्त अवस्था होती है, भले ही वो बीज के अंदर हो, भले ही वो किसी कली के अंदर हो, कली सुसुप्त हो, एक पौधा लगा हुआ है उसकी कुछ कलियां सुसुप्त हैं, उसके ऊपर भी अगर अपने छिड़काव करते हैं तो वो भी एक्टिव हो जाती हैं, डोरमेंसी टूट जाती है उनकी। फिर है रोल ऑफ जिब्रेलिन्स। जो जिब्रेलिन्स है उसके क्या क्या रोल हैं, उनके क्या काम करता है पौधे के अंदर। पहला है शूट एनलोंगेशन, सेम चीज मैंने पहले भी ऑक्सीजन के साथ में कहा था, ये प्लस जिब्रेलिक एसिड दोनों शूट एनलोंगेशन का काम करता है, वही चीज। शूट एनलोंगेशन, सिंथेसिस इन लीफ एंड इंड्यूस शूट एनलोंगेशन। जो जिब्रेलिक एसिड है जो पत्तियों के अंदर सिंथेसिस होता है वो शूट एनलोंगेशन का काम करता है। IA प्लस GA3 दोनों मिलकर काम करते हैं बाय इफेक्टिंग सेल एनलोंगेशन और सेल डिवीजन और बोथ, यानी कि दोनों सेल इनलोंगेशन का काम भी करता है, सेल को लंबाई में बढ़ाता है, और सेल कोशिका विभाजन को या फिर दोनों को ही बढ़ाता है शूट इनलोंगेशन के अंदर, कह लो। ठीक है, मतलब जो जिब्रेलिक एसिड है जहाँ तो वो सेल डिवीजन भी करता है किसी पौधे के अंदर, किसी पौधे के अंदर वो सेल इनलोंगेशन का काम करता है, और जहाँ कह लो कि वो दोनों काम ही करता है। एनहांस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, mobilization of reserve food material, promote growth and height, increase root activity and kinetin production in root translocated to growing bud। जो मोबिलाइजेशन होता है रिजर्व फूड का, मटेरियल का, मतलब उसको एक घुलनशील अवस्था में लेके जाना, उसके अलावा ग्रोथ को बढ़ाने का काम। ठीक है, और जैसे हाइट है, पौधे की लंबाई है, उसको बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा रूट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना। इसके अलावा
जो काइनेटिन का प्रोडक्शन है, पौधे के अंदर काइनेटिन का निर्माण होता है, तो उसको जड़ों के अंदर प्रोडक्शन जड़ों के अंदर उसको बढ़ाता है। और उसके बाद ट्रांसलोकेट टू ग्रोविंग बर्ड्स, जो ग्रोविंग बर्ड्स होती हैं, कह लो कि पौधे के अंदर जो कलियां बनी हुई होती हैं, उग रही होती हैं, उनके अंदर ये उसको ट्रांसलोकेट करता है, स्थानांतरित करता है, शिफ्ट करता है, कह दो कि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ ये शिफ्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा शूट एनलोंगेशन, GA3 स्प्रे इंक्रीज हाइट ऑफ सीडलिंग्स। शूट एनलोंगेशन में आपने पहले भी पढ़ा, सेम ही चीज़ है, जिब्रेलिक एसिड है जो स्प्रे जो इसका होता है वो हाइट को, पौधे की जो सीडलिंग होती है, यानी कि छोटा पौधा होता है, जैसे मान लो कि कोई पौध है, तो उसकी लंबाई बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा डिले सेनेसेंस, डिले सेनेसेंस मतलब जो बुढ़ापा है उसको कम करने का काम करता है, जहाँ कह लो कि उसको धीमा कर देता है, डिले कर देता है। ठीक है। इंक्रीज फोटोसिंथेटिक एंड प्रोटीन सिंथेसिस, सो डिक्रीज एब्सेशन और सेनेसेंस, क्योंकि जो जिब्रेलिक एसिड है वो फोटोसिंथेटिक जो होता है, प्रकाश संश्लेषण उसको बढ़ाता है, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण ज़्यादा होता है, जिससे जो इसका एब्सेशन होता है, पौधे के अंदर एब्सिसिक एसिड बनता है, उसको ये डिक्रीज करता है, और जिससे बुढ़ापा भी कम होता है। ठीक है। इंक्रीज कैम्बियल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, वही चीज़ जो पहले ऑक्सीजन करता है, जो कैम्बियल की ग्रोथ होती है उसको ये बढ़ाता है, और डिफ्रेंशिएशन विभेदन होता है जो उसके अंदर, जैसे फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन, उसको भी ये बढ़ाता है। इंड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट सेट, मतलब जो फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन होता है, पुष्प कली का बनना और फल या फिर दूसरी कलियों का बनना, वो भी ये काम करता है। फ्रूट सेटिंग को भी बढ़ाता है, मतलब फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके सेट होंगे। ये जो IAA है प्लस GA3, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर है ड्वार्फ प्लांट जेनेटिकली टू नॉर्मल हाइट, GA3। जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं, जेनेटिकली कह लो, अनुवांशिक रूप से ही बौने पौधे हैं, उनके हम अगर नॉर्मल हाइट, एक सामान्य ऊंचाई लेने के लिए अपने जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं, तो वो नॉर्मल हाइट ले लेता है। सॉरी। प्रमोट फ्लोवरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, जो लॉन्ग डे पौधे होते हैं उनके अंदर फ्लोवरिंग को बढ़ाता है। सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग डे कंडीशंस एंड कोल्ड ट्रीटमेंट वर्नेलाइजेशन, मतलब ये जो लॉन्ग डे पौधे होते हैं उनमें कह लो कि फ्लोवरिंग को बढ़ाता है। मतलब फ्लोवरिंग अगर लॉन्ग डे प्लांट के अंदर कह लो कि फुल शॉर्ट डे के अंदर आते हैं, तो मतलब उसको बढ़ाने का काम करता है। जहाँ फिर ये कह लो कि कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे अपने चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, वर्नेलाइजेशन, उसका एक कह लो कि सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। मतलब उसकी जगह ये यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने GA3 का छिड़काव कर देते हैं तो कोल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक इन ग्रेप्स, 3 फिजियोलॉजिकल इवेंट्स, रेंचेस सेल एनलोगेशन, फ्लोवर थिनिंग, बेरी एनलार्जमेंट। ठीक है। मतलब जो अंगूर है, अंगूर के अंदर ये जनरली क्या कहते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करने के लिए जिब्रेलिक एसिड को यूज़ किया जा सकता है। जो इसकी फिजियोलॉजिकल घटनाएं होती हैं, शारीरिक घटनाएं होती हैं 3, जैसे रेंचेज की सेल एनलोंगेशन होती है। ठीक है। या फिर फ्लोवर थिनिंग करना है। ठीक है। फ्लोवर थिनिंग समझ गए होगे, विरलीकरण, फूल ज़्यादा लगे उनको हटाना। या फिर बेरी का एनलार्जमेंट करना होता है, जो बेरीज लगी हुई हैं, अंगूर के फल लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो उनको बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ब्रेकिंग डोरमेंसी एंड लीफ एक्सपांशन, जो डोरमेंसी होती है उसको तोड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा जो लीफ, पत्तियों का साइज होता है, जब पत्तियों को फैलाने का काम करता है, जहाँ कह लो कि पत्तियां साइज के अंदर बढ़ जाती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाती हैं। ठीक है। फिर है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स, फर्स्ट इंडोजिनस साइटोकिनिन्स वाज आइसोलेटेड फ्रॉम मेज कर्नल नेम्ड एज जीटीन। जो पहला इंडोजिनस, जहाँ पौधे के अंदर पाए जाने वाला जो साइटोकिनिन है, जिसको पृथक किया गया था, वो मक्का जो है उसके बीज की जो गुठली कह लो, जो अंदर वाली जो गिरी रहती है, वहां से किया गया था, जिसका नाम जीटीन था। ठीक है। जीटीन था। तो जर्मिनेटिंग सीड्स, रूट्स, sap stream, developing fruits and tumor tissues are rich in cytokinins। जो बीज उग रहे बीज होते हैं, जिनका जर्मिनेशन हो रहा था, उन बीजों के अंदर, जड़ों के अंदर जो सैप स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कि रस धाराएं होती हैं पौधे के अंदर चिपचिपी सी,
उनके अंदर, जहाँ डेवलपिंग फ्रूट्स होते हैं, जो विकासशील फ्रूट होते हैं, जो विकास कर रहे होते हैं फल, ऐसे फल, जहाँ फिर कह लो कि जो ट्यूमर के कोशिकाएं या उत्तक होती हैं, कोई गांठ बन गई उसके अंदर, जो उत्तक के अंदर ये साइटोकिनिन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इनमें ज़्यादा साइटोकिनिन होता है। साइटोकिनिन इम्बीडेड सीड्स जर्मिनेट बेटर इन डार्क देन अनइम्बीडेड लेटूस सीड्स। जो साइटोकिनिन के अंदर इम्बीडेड सीड्स होते हैं, मतलब भीगे हुए कह लो, जहाँ उससे ट्रीट किए हुए कह लो, जहाँ फूले हुए बीज होते हैं साइटोकिनिन के अंदर, उसको पहले ट्रीट करते हैं तो इम्बेडेड हो जाते हैं, वो मतलब अवशोषित कर लेते हैं, तो वो अंधेरे के अंदर अच्छे जर्मिनेट होते हैं बिना जो उससे उपचारित बीज हैं उनकी तुलना में। ठीक है, लेटूस के जो बीज होते हैं वो अंधेरे के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट होते हैं, जबकि वो जो कि केमिकल से ट्रीट नहीं किए गए उनकी तुलना में। सिमिलरली साइटोकिनिन्स टुगेदर विद जिब्रेलिन्स इफेक्टिवली ब्रेक द फोटोडोर्मेंसी ऑफ सेलेरी, एपियम ग्रेवियोलेंस सीड्स। ऐसे ही जो साइटोकिनिन के साथ जिब्रेलिक एसिड, दोनों के दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर जो सेलेरी है, एपियम ग्रेवियोलेंस है, उसके बीजों की जो फाइटोडोर्मेंसी है, मतलब द्वितीयकालिक डोर्मेंसी, प्रकाश से जो भी उसको डोर्मेंसी आती है, मतलब प्रकाश के अंदर जर्मिनेट नहीं होती, तो उसको ये तोड़ते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक साइटोकिनिन्स आर, मतलब कुछ सिंथेटिक जो मार्केट के अंदर मिलते हैं, बनते हैं, पौधे के वाले नहीं, जो बाहर वाले, जैसे काइनेटीन, बेंजाइल लेडेनिन एंड इथॉक्सी इथाइलेडिमीन, ये कुछ सिंथेटिक साइटोकिनिन्स हैं। फिर है रोल ऑफ साइटोकिनिन्स, रोल क्या है पौधे के अंदर, इनका यूज क्या है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन करते हैं, कोशिका विभाजन, एनलार्जमेंट करते हैं, एनलोंगेशन करते हैं। ठीक है, सेम जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन करता है, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। ठीक है, इसीलिए। इसके अलावा टिश्यू कल्चर मॉर्फोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर के अंदर मैंने तुम्हें BAP बताया था। ठीक है, तो जो टिश्यू कल्चर के अंदर शूट मल्टीप्लिकेशन होता है, शूट का, तो टिश्यू कल्चर में मॉर्फोजेनेसिस कह लो, तो उसमें ये जनरली यूज होता है। इसके अलावा इंडक्शन ऑफ फ्लोवरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट, फूलों के इंडक्शन के अंदर, मतलब फूल कलियों का बनने के अंदर, फलों के विकास के अंदर यूज होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विकसित करने हैं तो भी साइटोकिनिन यूज होता है। एपिकल डोमिनेंस ओवरकमिंग, मतलब एपिकल डोमिनेंस से बचने के लिए, मतलब साइड वाली शाखाएं निकलें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे निकलने के लिए इसका यूज होता है एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस समझ गए, जो कि ज़्यादातर ऑक्सिन जो है वो बढ़ाता है एपिकल डोमिनेंस को, जबकि ये उसका उल्टा करता है, ये एपिकल डोमिनेंस से बाहर निकालता है पौधे को, कि भाई वो पौधा सीधा ना ग्रोथ करके झाड़ीदार बन जाए। इसके अलावा ब्रेकिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा डिलेसेंसेंस सॉरी, बुढ़ापे को, जीर्णता को ख़त्म करता है, जहाँ कह लो कि उसमें देरी करता है। इसके अलावा इम्प्रूव N2 मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, उपापचय है, जहाँ चयापचय है, उसको बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है उसको। ठीक है, फिर है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? नेल्जुवो 1901 is credited with having identified the active growth regulating component of the illuminating gas as ethylene। जो नेल्जुबो था, उसने 1901 के अंदर उसको मतलब क्रेडिट मिला हुआ है कि एक ऐसी एक्टिव ग्रोथ रेगुलेटिंग कंपाउंड, जहाँ कह लो कि एक ऐसा ज्वलनशील गैस या जो कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करने का उसको क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो इथाइलिन होता है वो एक गैस फॉर्म में पौधों के अंदर पाया जाता है, जो कि उसके ग्रोथ को रेगुलेट करता है, एक्टिव ग्रोथ जो पौधे की होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और जो गैस होती है वो इल्यूमिनेटिंग होती है, जहाँ कह लो कि ज्वलनशील कह लो या प्रदीपक कह लो, मतलब एक तरीके की प्रदीप्ति वाली। ठीक है, ऐसी गैस होती है। इथाइलिन इज फॉर्म्ड नेचुरली इन प्लांट्स in amount sufficient to bring about regulatory effect and it might be considered as plant hormone। इथाइलिन जो इसके पौधे के अंदर नेचुरली फॉर्म्ड होती है, बनती है एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर, जो उसकी रेगुलेटरी इफेक्ट होते हैं
उसके लिए जितने उसको ज़रूरत है उतनी उसके अंदर पौधे के अंदर सफिशिएंटली वो बनती है नेचुरली। इट माइट बी कंसिडर्ड एज प्लांट हार्मोन, इसीलिए इसको प्लांट हार्मोन कहा जाता है। रिसेंटली ए सिंथेटिक केमिकल नोन एज इथेरल, इथेफोन, क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू रिलीज इथाइलिन व्हेन अप्लाइड टू प्लांट। कुछ मतलब सिंथेटिक कह लो जो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं या केमिकलों से तैयार किए जाते हैं, जैसे इथेरल है, इथेफोन है, क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड है, ये भी अगर यूज किए जाते हैं तो ये भी एक इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करते हैं पौधों के अंदर। ठीक है, अपने को फल पकाने हैं तो इनको, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का नाम सुना है, ये भी इथाइलिन पैदा करता है, पर ये अपने इंडिया के अंदर तो नहीं बैन शायद, पर कई जगहों पे ये बैन है। इसका काम ज़्यादातर आपने देखा हो, क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि आपने जो गैस वेल्डिंग वाले देखे हुए हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं, उसमें एक केमिकल डालते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। वो एक कह लो कि ज्वलनशील होता है, क्योंकि उससे जो गैस निकलती है वो इथाइलिन होती है, ज्वलनशील गैस होती है इसीलिए। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल दिया मैंने। नेक्स्ट है रोल ऑफ इथाइलिन। रोल क्या है? पहला तो ब्रेकिंग डोरमेंसी, क्योंकि जो बीज होते हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, पक जाएंगे, क्योंकि इथाइलिन है तो डोरमेंसी उसकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग जो फल पकाने के लिए, कह लो कि राइपनिंग को बढ़ाने के लिए, इंड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंड्यूस एब्सेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों के अंदर पत्तियों को पकाने का काम, जिससे कि एब्सिसिक एसिड बन जाए और पत्तियां गिर जाएं, जहाँ एब्सेशन हो जाए, उनका एब्सिसिक लेयर बन जाए, तो वो भी काम करता है। इसके अलावा इनिबिट इनलोंगेशन लैटरल बड ग्रोथ, ये एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं, उसमें ये इथाइलिन रिटार्डेंट का काम करता है। ये जो इनलोंगेशन होता है, कोशिका इनलोंगेशन मतलब सेल इनलोंगेशन, सेल डिवीजन, इसको कम करने का काम करता है। और लेटरल बड ग्रोथ होती है, जो शाखाएं होती हैं, लेटरल शाखाएं होती हैं, कलियां होती हैं, उनको भी ये रोकता है, इनहिबिट करता है। फिर एब्सिसिक एसिड, ए बी इसको बोल देते हैं, ABA। ठीक है, एन इनिबिटर फ्रॉम यंग लीव्स ऑफ बेटुला स्पीसीज प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स। एग्जाम्पल ABA और डोरमीन, जो जंग पत्तियां होती हैं बेटुला स्पीसीज की, ठीक है, ये उसमें इनिबिटर की तरह काम करता है, जो कि उसकी जो एपिकल बर्ड्स होती हैं, ग्रोथ होती है एपिकल बर्ड्स की, उसको रोकने का काम करता है, प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ABA है, डोरमीन है। ठीक है, तो रोल क्या है एब्सिसिक एसिड का? टू स्टॉप एनलोंगेशन, जो लंबाई में बढ़ रही होती है चीज उसको रोकना। इसके अलावा इंड्यूस डोरमेंसी, डोरमेंसी पैदा करना। डिले जर्मिनेशन, जर्मिनेशन जो अंकुरण है उसको कह लो कि धीमा करना। इसके अलावा इनहिबिट ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस होती है पौधे की वृद्धि की जो प्रक्रिया है, उसको रोकना। ठीक है, फिर है ग्रोथ रिटार्डेंट क्या होते हैं? ग्रोथ रिटार्डेंट, द टर्म ग्रोथ रिटार्डिंग केमिकल्स और ग्रोथ रिटार्डेंट इज द केमिकल स्लो सेल डिवीजन and cell elongation of shoot tissues and regulate plant height physiologically without formative effects। जो टर्म ग्रोथ रिटार्डिंग केमिकल्स हैं, या ग्रोथ रिटार्डेंट के बारे में कह लो कि ग्रोथ रिटार्डिंग केमिकल कह लो या ग्रोथ रिटार्डेंट कह दो, ये क्या करते हैं? जो कोशिका डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, सॉरी, उसको स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। सेल एलोंगेशन को भी धीमा कर देते हैं शूट टिश्यूज के अंदर, और जो प्लांट की हाइट से संबंधित रेगुलेट करते हैं, मतलब जो उसकी प्लांट की हाइट से संबंधित शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उसको ये एक तरीके से स्लो कर देते हैं, और बिना किसी विकासवादी कह लो कि प्रभाव के, मतलब अलग से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता कि जिससे कोई संरचनात्मक कोई इफेक्ट पड़े, बस स्लो कर देते हैं उस चीज को, ये ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं जो। ठीक है, एग्जाम्पल AMO 1618, इसके अलावा फॉस्फोन D, CCC साइकोसेल, क्लोरोमेक्वाट एंड अलार, ये सारे के सारे जो केमिकल हैं ये ग्रोथ रिटार्डेंट हैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ रिटार्डेंट जो होते हैं वो ग्रोथ को स्लो करते हैं। ठीक है,
ना कि उसको कम करते हैं। एकदम से ऐसे नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल छोटा कर देंगे, उसको छोटा नहीं करेंगे, स्लो कर देंगे उसकी ग्रोथ को। दीज डू नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये पौधों के अंदर नेचुरली या प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होते, नहीं बनते। एक्ट इन रिटार्डेशन ऑफ स्टेम इनलोंगेशन प्रिवेंटिंग सेल डिवीजन, और ये रिटार्डेंट्स होते हैं जो स्टेम के इनलोंगेशन, तने की लंबाई को जो होती है उसको कम रोकने का काम करते हैं, सेल डिवीजन कोश का विभाजन को रोकने का काम करते हैं। फिर है इनिबिटर्स। इनिबिटर्स क्या होते हैं? दिस प्रेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो इनिबिटर्स होते हैं वो पौधे की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, नीचे करते हैं, कहने का मतलब। देयर आर फेनोलिक इनिबिटर्स एंड सिंथेटिक इनिबिटर्स एंड एब्सिसिक एसिड, जो कि एक फिनोलिक इनिबिटर्स होते हैं, एक कुछ सिंथेटिक, ठीक है, जो कह लो कि नेचुरली नहीं होते, सिंथेटिक इनिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड भी यही काम करता है, इनिबिटर का काम करता है, ठीक है। फिनोलिक इनिबिटर्स एग्जांपल हैं बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, कोमेरिक एसिड एंड क्लोरोजेनिक एसिड, ये फिनोलिक इनिबिटर्स हैं। इसके अलावा सिंथेटिक इनिबिटर्स के अंदर एग्जांपल मैलिक हाइड्राजाइड MH, जैसे आपने देखा होगा प्याज या फिर आलू के अंदर जो स्प्राउटिंग होती है उसको रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, टिबा जिसको बोल देते हैं। इसके अलावा साद CSADH एक्सेट्रा, ये कुछ सिंथेटिक इनिबिटर्स हैं। एन इनिबिटर फ्रॉम यंग लीव्स ऑफ बेटुला स्पीसीज प्रिवेंट, वो सेम चीज़, ये जैसे ABA डॉर्मिन भी, ये भी एक तरीके के इनिबिटर्स होते हैं। फिर है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं इनको किस प्रकार से पौधों के अंदर अप्लाई किया जाता है, यूज किया कैसे दिया कैसे जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट वेज लाइक स्प्रे मेथड, जैसे अपने उसका एक सॉल्यूशन बना लें, तो उसके बाद उसको जो नैपसैक स्प्रेयर है या फुट स्प्रेयर है उसके थ्रू पौधे के ऊपर छिड़काव करें। दूसरा है इंजेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इनटू इंटरनल टिश्यूज, दूसरा है इंजेक्शन के थ्रू पौधे के जो आंतरिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर उनको इंजेक्ट करना, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, टीका लगाना, मतलब कहने का मतलब इंजेक्शन से थ्रू देना उसको। दूसरा है रूट फीडिंग मेथड, मतलब जड़ों के अंदर, जहाँ जड़ों के आसपास ग्रोथ रेगुलेटर को डाल दिया जाता है जिससे जड़ें उसको अवशोषित करती हैं, ये रूट फीडिंग मेथड कहलाता है। तीसरा पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म उसको पाउडर को पौधों के ऊपर भुरक दिया जाता है और पौधे की पत्तियां उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। फिर है डिपिंग ऑफ कटिंग इन सॉल्यूशन। डिपिंग मतलब एक सॉल्यूशन बना हुआ रहता है जैसे IBA का, उसमें अपने जड़ के लिए निकालते हैं जैसे कटिंग, तो उसको डिप करना है एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। एक सॉल्यूशन बना लो IBA का, उसके अंदर कटिंग जो आपने तैयार की है उसका जो नीचे वाला भाग रहता है उसको उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके फिर लगाया जाता है। फिर एक और है सोकिंग इन डाइल्यूट एक्वेटिक सॉल्यूशन, बीजों को या किसी चीज़ को आपने कुछ टाइम तक जो एक कह लो कि जलीय बहुत ही कम सांद्रता का सॉल्यूशन बना के उसके अंदर कुछ टाइम तक उनको डुबो के रख देते हैं, भिगो के रख देते हैं, जैसे बीजों की डोरमेंसी तोड़नी है या कुछ ऐसा काम करना है, तो वो चीज़ सोकिंग कहलाती है, ठीक है। ये कुछ मेथड है जिससे एप्लीकेशन की जाती है, जो यूज ग्रोथ रेगुलेटर दिए जाते हैं पौधों के अंदर। फिर है वेरियस यूजेज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अभी तक तो आपने पढ़ा कि उस एक स्पेशल पर्टिकुलर जो ग्रोथ रेगुलेटर उसका क्या यूज़ है। तो जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो ठीक है। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर इनकी इंपॉर्टेंस या उसका जो रोल है वो बताओ, उसमें एक पर्टिकुलर आपको बताने की जरूरत नहीं होती, आप सारों के जितने भी हैं उनका निचोड़ ले लो और उनके जो एग्जाम्पल हैं उनको दे दो एक साथ। जैसे प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे आप टिश्यू कल्चर के अंदर है, या फिर एक रूट निकालने के लिए अपने यूज़ करते हैं, ठीक है, IBA का, तो प्रोपोगेशन में यूज होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। सीड जर्मिनेशन सेकंड है, सीड जर्मिनेशन मतलब सीड जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए जैसे जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकिनिन है, ये डोरमेंसी को तोड़ने का काम करते हैं और सीड जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ प्लांट साइज, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, जैसे अपने एप्पल ट्री के अंदर NAA का छिड़काव करते हैं तो उसकी जो फ्रूटिंग ब्रांचेज है वो छोटी हो जाती हैं, बौनी हो जाती हैं, कहने का मतलब इंटरनोडल लेंथ कम हो जाती है, ड्वार्फ हो जाती हैं। और वैसे ही जिब्रेलिक एसिड अगर अनुवांशिक रूप से कोई बौना पौधा है उसके ऊपर छिड़काव करते हैं तो वो लंबा हो जाता है। मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको पीछे से लेने हैं, नहीं तो मेरी जो वेबसाइट है horticultureguruji, उस पर मैंने इनका अलग अलग
एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, फिर है इसके अलावा कंट्रोल ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन, मतलब जो सेक्स एक्सप्रेशन है, जैसे मोनोसियस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि शुरुआत में और जहाँ कोई ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर, जब अब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तब उसमें मेल फ्लावर ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए, उससे बचने के लिए, जहाँ कह लो कि उसमें फीमेल फ्लावर ज़्यादा आए, उसके लिए भी ग्रोथ रेगुलेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कुकर बीट्स हैं, कुकर बीट्स में क्या होता है कि जब शुरुआत होती है उस टाइम ज़्यादातर मेल फ्लावर आते हैं, तो अपने इसको कंट्रोल करना है तो अपने एक ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सीन हाउस का यूज किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ फ्रूट सेट एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट सेटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अपने को थिनिंग करनी है, जहाँ अपने को फ्रूट सेट बढ़ाना है, जब फलों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, फल ज़्यादा जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ठीक है, साइज ले लें, तो ये सारे भी ग्रोथ रेगुलेटर से कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रॉप, अब फल नीचे गिर रहे हैं तो नेप्थलिक सॉरी प्लानोफिक्स नाम से IAA का एक सॉल्यूशन आता है, उसको यूज कर लेते हैं फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए। ठीक है, और भी बहुत से ग्रोथ रेगुलेटर हैं जिनका यूज किया जाता है फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए। फल नीचे गिर रहे होते हैं, मैच्योर फ्रूट्स, प्री मैच्योर कह लो, या फिर जब कच्चे फल होते हैं वो लगे और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें एब्सेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर यूज किए जाते हैं। थिनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की थिनिंग करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे के ऊपर फूल आ गए हैं, अपने चाहते हैं कि उनको अगले साल भी फल दे, और अभी की जितनी भी पौधे की शक्ति है वो सारी की सारी वेस्ट ना हो जाए, और ज़्यादा मात्रा में फल होंगे तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनेगी, ज़्यादा फल होंगे तो पेड़ के ऊपर, तो उनको नियंत्रित करने के लिए भी ग्रोथ रेगुलेटर, थिनिंग के लिए ग्रोथ रेगुलेटर जैसे 2,4-D की थोड़ी सी कंसनट्रेशन यूज की जाती है। ऐसे और भी बहुत से ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो यूज किए जाते हैं कुछ कंसनट्रेशन के अंदर। इसके अलावा अर्ली राइपनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कलर, मतलब अपने चाहते हैं कि फल जल्दी पक जाएं, जैसे इथाइलिन यूज कर लेते हैं, और फल के अंदर कलर डेवलपमेंट करने के लिए भी इथाइलिन या कुछ ऐसे ही ग्रोथ रेगुलेटर से उनको ट्रीट किया जाता है, जिससे उनके कलर डेवलप हो जाए। जैसे केले को पकाने के लिए, केला ग्रीन होता है, उसको पकाने के लिए अपने यूज करते हैं। ठीक है, वो चीज़। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ स्प्राउटिंग, जैसे मैलिक हाइड्राजाइड है, साड है, ये कुछ ऐसे हैं जो भंडारण के अंदर, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, ठीक है, इनकी जो स्प्राउटिंग होती है, एक डिसऑर्डर कह लो, बड़े बड़े जो प्याज होते हैं जब पुराने हो जाते हैं तो वो स्प्राउट करना स्टार्ट हो जाते हैं, उगने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनमें से पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, पत्तियों में उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अगर इनको मैलिक हाइड्राजाइड जैसे ही किसी केमिकल से ट्रीट करके स्टोर किया जाता है तो ये स्प्राउटिंग होने नहीं देते। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ वीड, जैसे 2,4-D का एग्जाम्पल दिया है आपने। ठीक है, थैंक यू।